हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में थोड़ा इशू आ गया था। जो हमारा रिकॉर्डर है वो करप्ट हो गया था। तो वो आधा पार्ट है हमारा पहला जो आप देख रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जहाँ पे हम बात कर रहे थे लास्ट में हम कि ये M% क्यों यूज़ किया है हमने और ये जिगजैग क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये यूज़ क्या होता है कि सपोज हमारे पास एलिमेंट है पेरेंट, देन उसका चाइल्ड और फिर उसका भी चाइल्ड। तो इस तरीके की हमारे पास एलिमेंट के अंदर चीज़ें हैं। सपोज कि अगर देखें हम, हमारे पास एक डिव एलिमेंट है। यहाँ पे अब दिखा रहे हैं हम आपको। ये इसके अंदर एक और डिव एलिमेंट है और फिर उसके अंदर एक और डिव एलिमेंट है। अब क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट पे हमको कोई CSS लिखनी है और पहले से हमने कोई यहाँ पे क्लास ले रखी है x। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लास ले रखी है y। ठीक। यहाँ पे क्लास ले रखी है z। तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज y पे ऊपर हमको कोई CSS लगानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हायरार्की से चल सकते हैं x। ठीक है। कैसे उसकी CSS रहेगी, डॉट x। x में तो हम x की CSS लिखेंगे, फिर डॉट y में y की CSS लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे डॉट z में z की CSS लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम कि ये हमारा चाइल्ड है, ये हमारा पेरेंट है। तो हम CSS में क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से कट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, एक के अंदर दूसरे को डाल सकते हैं CSS को। लेकिन हमको ये भी बताना है कि y हमारा चाइल्ड किसका है, x का। तो यहाँ पे M% लगा देंगे। ठीक है। M%y करेंगे। तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि ये हमारी हायरार्की बन गई कि x के अंदर y आ रहा है। ठीक है। इस तरीके की चीज हो रही है। नाउ अगर हमको अगर z के लिए करना है तो हम z के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हैं M% और z। ठीक है। तो हमारे पास एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो हम चाहते हैं, जो हम CSS में लिखना चाहते हैं। लेकिन क्या हो गया, ये तरीका हो गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक स्टेप बच गई कि x डॉट लिखते तो डॉट x डॉट y लिखते, बार बार ऊपर वाली जो क्लास थी उसका यूज़ करते, उससे बेटर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बीच में मीडिया क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम नेस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है। ये हमारी नेस्टिंग कहलाती है SCSS में। ठीक। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे किया है हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक क्लास थी डॉट वीके डैश नेव डैश कोलैप्स टोगल, जिसके अंदर हमारे पास कुछ CSS लिखी हुई थी यहाँ पे। और अब इसके बाद क्या आ गया, इसका हमारे पास चाइल्ड आ गया। तो चाइल्ड को क्या लिखा, M%, देन स्पैन, और स्पैन के अंदर हमने उसकी CSS लग दी। देन हमारे पास डॉलर स्पैन बिफोर था तो हमने उसके अंदर उसकी लिख दी। इस तरीके से हम CSS को लिख सकते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि सपोज हम चाहते हैं कि हमें खुद के वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक। जैसा कि हमने पैडिंग लिख लिया। ठीक। अब पैडिंग किसकी लगानी है, हमें टॉप की, लेफ्ट की, राइट की, हम पैरामीटर से बताना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं, INTERPOLATION, इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं। इंटरपोलेशन क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप अपने वेरिएबल को भी यहाँ से पास कर सको SCSS में। जैसे एट द रेट इंक्लूड पैडिंग इंटरपोलेशन। यहाँ पे टॉप लिखा, टॉप पे 0 लगानी है तो हमने ये लिख लिया, और राइट पे अगर हमको 6 पिक्सल लगानी है तो हमने ये लिख लिया। अब क्या हो गया, हमारी एक चीज़ बच गई कि हमको क्या लिखा, बार बार पैडिंग लिखने की नीड नहीं पड़ी, जस्ट ये बताने की नीड पड़ी कि राइट पे हमें 6 पिक्सल लगानी है। अब इसका यूज़ कैसे हुआ, तो हमें जाना है स्पेसिंग में, स्पेस में आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एक लाइन लिख रखी है, मिक्स इन पैडिंग डैश इंटरपोलेशन, यहाँ पे पोजीशन लिख ली और उसकी वैल्यू लिख ली। अब
पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगा सकते एससीएसएस में। हमको क्या करना है, पैडिंग डैश, अब जो भी वेरिएबल का यूज़ करना है उसके लिए क्या लिखना है, पहले हैश, देन ब्रैकेट, और उसके अंदर वेरिएबल को डालना है। ठीक है, तो जिससे क्या करेगा, ये कॉन्केटेनेट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्केटेनेशन के लिए एससीएसएस में प्लस का यूज़ ना करके हम हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या किया, पैडिंग डैश हैश, ये आ गया पोजीशन, बीच में वेरिएबल आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू दे दी। तो अब क्या हुआ कि ये जितनी भी हमने चीज़ें लिखी थी ना बार, ये बार बार हमें लिखने की नीड नहीं होगी। जस्ट हमको क्या करना है, हमारी CSS फाइल में जाके यहाँ पे लिख के और इसको यहाँ से भेज देना है। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे पास हो जाएगा पोजीशन अपने आप। ठीक है, ये आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, टॉप पर लिखना है तो टॉप लिख दिया, राइट है तो राइट लिख दिया। अगर हमें कुछ और भी लिखना है तो वो भी लिख देंगे, बार बार हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, बॉटम लेफ्ट और ये। ठीक है, तो ये काम क्या होगा, हम हमारे पास क्या होगा, जो हमारी CSS की लाइंस होगी, नंबर ऑफ लाइन लिखेंगे जो हम, वो कम लिखनी पड़ेगी हमें। ये बार बार इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, जस्ट एक लाइन से काम चल जाता हमारा। ठीक है, लेकिन हमें एंड ऑफ द रिजल्ट क्या मिलता, यही मिलता, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट। अगर हम ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो हमें वही चीज़ें मिलेंगी ओपन व्यू के अंदर। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटरपोलेशन आ गया ये। नाउ अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक हमारी कंटेंट की। ठीक है, कंटेंट क्या होता है कि सपोज हम यहाँ पे आए, देखो डिस्प्ले वाली CSS में आ गए। ठीक है, हमने क्या लिख रखा है कि हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स होगा, जिसके अंदर क्या होगा, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स हमें दिखेगा। लेकिन क्या होगा कि सपोज हमें डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स के साथ साथ कुछ और भी अप्लाई करना है, हो सकता है कि वो मिक्सिंग भी हो सकता है कि वो कुछ और भी हो। तो यहाँ पे एट द रेट कंटेंट लिख दिया, देखो जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स में यहाँ पे भी एट द रेट कंटेंट लिख दिया। तो अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करेंगे और डिस्प्ले फ्लैक्स के जैसे साथ हमें और भी कुछ यूज़ करनी है CSS की, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। कैसे, चलते हैं हमारी मेन स्टाइल डॉट CSS के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखो रो एक डॉट सी, ठीक है, एक क्लास है, क्लास के ऊपर हमने एट द रेट इंक्लूड डिस्प्ले फ्लैग्स लिखा था। ठीक, मिक्सिन डाला था। लेकिन हमें क्या करना है कि जब ये मिक्सिन अप्लाई हो तो हमारी खुद की कस्टम CSS भी अप्लाई हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखा और फ्लैक्स रैप लिख दिया। अब क्या होगा, फ्लैक्स रैप इस डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे हम एक और मिक्सिंग लिखना हो तो एक और मिक्सिंग लिख दो, तो उसकी CSS यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। नाउ क्या करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं और एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्लास का यूज़ कर ना करके हमने परसेंटेज का यूज़ किया है। ठीक है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों CSS को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंड का और यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या करना था, हमें क्या करना था कि क्लास का यूज़ करके ये बार बार ना लिखनी पड़े, हमने को क्या करना था कि ये जो क्लास है इसकी जो CSS है हमें इसमें कॉल करनी थी। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड एक कीवर्ड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सपोज अभी ये यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, अब क्या किया कि विड्थ हमें ऑटो करनी है, इसको हटा के, और इन दोनों को भी हमें यहीं पे यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड होता है एट द रेट एक्सटेंड। ठीक, और जो ये क्लास होती है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी तो कैंसिल हो जाती है और ये अप्लाई हो जाती है इस वाली क्लास पे। बट ये हमें दोनों दिखती रहती है, यहाँ पे क्रॉस हुई हुई, ये क्या होगी, क्रॉस हुई हुई दिखती रहेगी हमें CSS में।
अब क्या चाहते हैं हम कि हम एक्सटेंड के साथ साथ चाहते हैं कि हमें वो क्रॉस हुई हुई प्रॉपर्टी भी नहीं दिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से बनाते हैं जिसको क्या करते हैं हम, एक परसेंटेज लगा के एक वेरिएबल का नेम दे दिया और उसमें हमने हमारी सी एस एस को लिख दिया। ठीक है, ये जो परसेंटेज है, अब क्या करेगा, इस परसेंटेज को अगर अब हम कॉल करते हैं हमारे यहाँ पे @ एक्सटेंड करके, यहाँ पे कॉल करें और यहाँ पे भी कॉल कर लें, तो क्या होगा कि जो हमारी ये जो क्रॉस हुई हुई दिखती है विड्थ, ये नहीं दिखेगी, जस्ट हमको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी ऐड हुई हुई अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके दूसरी क्लास की सी एस एस को या दूसरे वेरिएबल्स को भी हम हमारी जो सी एस एस उसमें इनहेरिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक्सटेंड का यूज़ हो गया। ठीक, तो दोस्तों यही हमारा एस सी एस एस के अंदर था। अभी क्या किया है हमने, जो इस तरीके की चीज़ें इसको कम यूज़ किया हमारे प्रोजेक्ट में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए, और जितना भी एस सी एस एस का यूज़ था वो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब इन चीज़ों को और अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो अपना एक कस्टम प्रोजेक्ट बनाइए, वहाँ पे इन चीज़ों का अप्लाई करके देखिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत सारी यूज़ होती है। अब क्या होता है, एस सी एस एस में लूप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और आप जो हम कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर्स और सब चीज़ें, तो यहाँ हमने यूज़ नहीं की है। अगर आपको नीड लगती है इसके अलावा भी आपको वो यूज़ करनी है, तो आप आने वाली वीडियो का वेट कीजिए, वहाँ पे उन चीज़ों को भी अप्लाई करके देखेंगे। अभी हमने जो नॉर्मल एस सी एस एस के अंदर चीज़ों को यूज़ होता है, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनका यूज़ करके दिखाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।